तो वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। और पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हें मुझसे कम समय में इस टॉपिक को कवर करवा दे, क्योंकि मैं ही हूं जो बहुत कम समय में इस टॉपिक को कवर करवा सकता हूं और मैं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कोशिका को स्टार्ट करते हैं। और मैं जिस वे में आपको पढ़ाऊंगा वो है कॉमेडी वे, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। अब तुम्हारी नर्वस हो, ठीक है, तो नर्वसनेस को उतारने के लिए जो मेरा वे रहेगा वो रहेगा कॉमेडी। तो प्रिय मित्रों, कॉमेडी के मैं अपनी एक्सेंट को बदलता हूं और अपन आते हैं कॉमेडी वे में। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कोशिका के बारे में जानने से पहले हमें कुछ आईएमपी फैक्ट जानने होंगे, फिर हम कोशिका की खोज, फिर मृत कोशिका, जीवित कोशिका, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। यहाँ पे का नहीं लिखा है, यहाँ पे टा टमाटर का लिखा है। क्या लिखा है? टा टमाटर का। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दोनों फैक्ट दिमाग में रख लो। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, इसे नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 170 इंटू 130 मिलीमीटर। ठीक है, ये मान लो कि 170 यदि ऑप्शन में आ जाए तो उस पर भी टिक मार देना। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका तो ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, या ऐसे माइकोप्लाज्म भी कह देते हैं। तो ये बात दिमाग में रखना। अब कोशिका का नामकरण है, ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है इसका अन्य नाम होता है पीपीएलओ। ठीक है, पिलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बता दिया है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, इसकी खोज की थी नोकार्ड और राउक्स ने। दो वैज्ञानिक थे, नोकार्ड और राउक्स, इन दोनों ने इसकी खोज कर दी। तीसरी बात, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है, इसका नामकरण दिया था मैक्स ने। तो मैक्स ने क्या किया? इनका नाम दे दिया। ये आया और इनका नाम देके चला गया। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा नाम किसने दिया? किसी ने दिया होगा कि भाई इसका नाम रख दो गोलू। अब तुम वैसे हो नहीं जैसा तुम्हारा नाम रख दिया। समझ रहे हो? तो ऐसे इसका नाम किसने दिया? मैक्स ने। आकार, जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है, जो सबसे छोटी कोशिका है, इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन। ये माइक्रोन म्यू बना है ना, ये म्यू का चिन्ह है। ठीक है, ये म्यू का चिन्ह है और म्यू मतलब होता है माइक्रोन। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, इससे लड़ना है। जीतेंगे सारे राने सारे वादे जीतेंगे। अरे मैं किस वे पे चला गया। अब देखो, ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है ये किस जगत का हिस्सा है, या किस जो जगत होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसमें किसका हिस्सा है? तो ये होती है मोनेरा जगत का हिस्सा है। किंगडम बोलते हैं जगत को। ठीक है, किंगडम। तो ये मोनेरा जगत का हिस्सा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अब आते हैं कुछ आईएमपी फैक्ट, कोशिका के बारे में जान लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, लेकिन कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले क्या कर रहे थे? जो रॉबर्ट हुक थे, ये हुक्का पी रहे थे। क्या पी रहे थे? हुक्का। और हुक्का पी रहे थे ये काय में, एक प्रकार से आप ये मान सकते हो कार्क का टुकड़ा लेके ये हुक्का पी रहे थे। तो उसमें कार्क रहता है, एक पेड़ की छाल, तो उसी में इनको कोशिका दिख गई, तो बस इन्होंने खोज कर दी। अब ये एक बनाने का वे है। समझ रहे हो? मृत कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। और ये जो हुक्का पीते हैं तो वो कार्क का टुकड़ा क्या रहता है? मृत रहता है। कार्क मतलब तुम पेड़ का मान लो, पेड़ का टुकड़ा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। ये दोनों चीजें दिमाग में रखना। कब की थी रॉबर्ट हुक ने? 1665 में। इधर पे एक और प्रश्न बनता है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो सजीवों में कोशिका की खोज की थी वो थे एबी ल्यूवेनहॉक ने। ये नाम याद रखना, ये बहुत मस्त बंदा है। इसी ने रिक्तिका की खोज की, इसी को जीवाणु का पिता कहते हैं। समझ रहे हो? लेकिन विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। लेकिन एबी ल्यूवेनहॉक है, इसने 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दी थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रख लेनी है। अब आते हैं मृत कोशिका में, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। तो मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। इसका जो आकार था वह था मधुमक्खी के छत्ते के समान, या सटाकार बोल सकते हैं। ये लिखा है सटाकार।
इन्होंने रॉबर्ट हुक में इसका उल्लेख किया है अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। तो इनकी एक बुक भी है, किताब भी है जो इन्होंने लिखी है, इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसमें कॉर्क के टुकड़े का वर्णन है। आकार इनका है सटाकार, मतलब ये जो यहाँ पे ये है ना मृत कोशिका, अब मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये आकार है, ठीक है। अब तुम इतना तो यार समझदार हो ही, मतलब इतने भी तो ज्यादा वो हो नहीं, समझ रहे हो। अब इसके बाद है देखो माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था, जो कि कार के टुकड़े में इन्होंने जो कोशिका थी मृत कोशिका, इसको माइक्रोस्कोप में देखा था। तो माइक्रोस्कोप है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधारण माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साधारण माइक्रोस्कोप है, इसकी खोज की थी जॉनसन ने। किन्होंने की थी? जॉनसन ने, याद रख लो, जॉनसन बेबी नहीं, जॉनसन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी खोज की थी नॉल एवं रस्का ने। किन्होंने? नॉल एवं रस्का ने, ठीक है। दो वैज्ञानिक हैं, एक है नाल, घोड़े की नाल, और एक है घोड़े का रस्का, ऐसे याद रख लो। माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नॉल एवं रस्का। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की घोड़े की नाल और घोड़े का रस्सा, तो मतलब नाल रस्का, समझ रहे हो, 1950 में। अब इसके बाद है जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज एबी ल्यूवेनहॉक, मैंने एक बार पहले ही बता दिया था, 1674 में की थी। और इन्होंने क्या किया? जीवाणु के अंदर कोशिका को देखा, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कोशिका को देखा था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टिंग मेरे को भी वहां पे करने, हाँ चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, रिक्तिका की खोज एबी ल्यूवेनहॉक ने। रिक्तिका की खोज किन्होंने की? ल्यूवेनहॉक ने। साथ में इन्हें जीवाणु का पिता भी कहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके पापा यही है, समझ रहे हो। तो जीवाणु के पिता कौन है? यानी कि जो तुम शक्तिमान देखते थे पहले, यमराम तबराम महिम किल्विस वगैरह रहता था, उसमें जीवाणु के पिता कौन है? एबी ल्यूवेनहॉक। विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने, ये तुम्हारे दिमाग में रखनी है। अब देखो सेल थ्योरी। अब देखो कोशिका के बारे में जो आईएमपी फैक्ट थे उनके बारे में मतलब हम अपन ने बात कर ली है। अब अपन सेल थ्योरी पे आते हैं, कोशिका सिद्धांत पे आते हैं। पूछा जाता है, ऐसे आते हैं, तुम लोग इसमें ये नहीं लग रहे हो कि भाई पढ़ा क्या दिया मैंने। अबे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, पता कैसे? रिक्तिका की खोज किसने की? उसमें आ जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें रहेगा एबी ल्यूवेनहॉक, अलाना फलाना ढिकाना, तो तुम एबी ल्यूवेनहॉक पे टिक मार दोगे। उसमें रहेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की? एबी ल्यूवेनहॉक। वो कहेंगे कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो ऐसे आता है भाई, मैं कुछ अलग से दूसरे ग्रह की बात नहीं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आती है, और इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी देता हूं, ठीक है। गारंटी 30 रुपए वाली गारंटी, ठीक है। इसके बाद है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो लोगों ने दिया, एक था स्लीडन, ठीक है, यहाँ पे स्लीडन लिख दो, और एक था स्वान। ये दोनों भैयों ने क्या किया? स्लीडन थे वनस्पति विज्ञानी, तो इन्होंने कोशिका को देखा काय में? वनस्पति में, ठीक है, पेड़ पौधों में। और ये स्वान थे, ये थे जंतु विज्ञानी, तो इन्होंने देखा काय में? इन्होंने देखा जंतुओं में कोशिका को। तो इन दोनों ने मिलके, ये दोनों जर्मनी से थे, तो कहा कि भाई दोनों जने मिल जाते हैं। तो दोनों ने मिलकर 1838 और 39 में, क्योंकि इसने देखा 1838 में और भाई साहब ने देखा कितने? 1839 में। तो 1838 और 1839 में सेल थ्योरी दी। क्या दी? सेल थ्योरी। अब इस पे नहीं जाना क्या लिखा है, सेल थ्योरी लिखा है, ठीक है, सेल थ्योरी दी। अब इनकी जो सेल थ्योरी थी उसकी कुछ आईएमपी बातें थी। अब आईएमपी बातें क्या थी, इस पे थोड़ा मैं हाइलाइटर चला देता हूं, जिससे कि तुम्हारी आंखें तरक चमकदार हो जाएं। अब ज्यादा चमकदार नहीं बनाना है। तो सेल मतलब कोशिका सिद्धांत की कुछ आईएमपी बातें हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कौन सी? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। 350 बार ये प्रश्न पूछा गया है, कोई भी एग्जाम उठा लो, कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। और 4 ऑप्शन रहते हैं, कोशिका है, ऊतक है, अलाना है, फलाना है, तो वहां पे कोशिका रहेगा तो टिक मार देना, ठीक है। कोई भी जीव एक कोशिका या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। कई जीव होते हैं, तुम अनेक कोशिका से मिलकर बने हो, लेकिन कुछ जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अब एक कोशिका से कौन कौन जीव बने होते हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इनमें से एक कोशिकीय जीव क्या है? अगर तुमने जीवन में कभी पेपर दिया हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ डायरेक्ट आते हैं भाई। तो एक कोशिकीय जीव याद रख लो, इन 6 जीवों को, तो इन 6 को तो दिमाग में रख लो। पहला है अमीबा। कौन है? अमीबा। अमीबा का भाई है पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की बहन है यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना। ऐसे ही बोलो, यूग्लिना।
फिर इनके दो दादा नाना हैं, बैक्टीरिया और वायरस। कौन है? बैक्टीरिया और वायरस। और इसके बाद है नील हरित शैवाल। तो ये जो है ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, वायरस, नील हरित शैवाल, ये सभी एक कोश के जीव हैं। इनको दिमाग में बिठाओ, चाहे तुम दिमाग को नीचे सर पटक के बिठाओ या सर ऊपर उठा के बिठाओ, लेकिन दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट IMP बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे जो बात है वो ये है, मतलब बात नहीं है, बात की भी बात है। इस सेल थ्योरी में एक कमी थी। क्या थी? एक कमी थी। इसमें कोशिका के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मतलब जो स्लीडन और स्वान भैया थे, उनने ये तो बता दिया कि हाँ, कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोई भी जीव एक कोशिका या अनेक कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी दोनों भाइयों ने। फिर उसी कमी को समाप्त करने के लिए उसी देश के यानी कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक आते हैं, रूडोल्फ विर्चो है। रूडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में। उन्होंने 1838-39 में जो कोशिका का सिद्धांत दिया, उसके देखो 16-17 साल बाद, ये मान लो। ठीक है, तो 1855 में आते हैं कौन? रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक बात की। क्या की? अंग्रेजी में पहले बोलता हूं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने ये बात की, ओमनी सेलुला ई सेलुला। हिंदी में बताता हूं, प्रत्येक पुरातन कोशिका से एक नव कोशिका का निर्माण होता है। मतलब जितनी भी पुरातन कोशिका हैं, उन्हीं से एक नव कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये कहा था किन्होंने? रूडोल्फ विर्चो ने। ये डायरेक्ट देखो भाई, पीछे चादर बिक रही है, उसको सुन लो। अरे यार, चला गया भाई। ये भी देखो कॉमेडियन है, क्योंकि देखो वीडियो बना रहे हैं लेकिन पीछे भी कोई मतलब मजेदार है, वो डिस्टर्ब नहीं कहलाता। ये अपनी लाइफ के मतलब अभिन्न अंग हैं, इनको एक्सेप्ट करो भाई। चादर ले लो, क्या मजेदार है। ठीक है, अभी मैं बात बताऊंगा भाई। इसके बाद देखो, प्रत्येक पुरातन कोशिका से एक नव कोशिका का निर्माण होता है। सेल थ्योरी का अपवाद क्या है? केवल वायरस है, क्योंकि वायरस जो जीवाणु होता है, ये मृत कोशिका भी रहती है और मतलब एक प्रकार से जीवित कोशिका भी रहती है। तो ये एक प्रकार से आपका अपवाद है। बाकी देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं जाना। रचना के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, कैरियो मतलब होता है केंद्रक, यानी कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक अविकसित अवस्था में पाया जाता है। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसमें क्या होता है? यू मतलब होता है आधुनिक, इसमें मतलब क्या होता है? केंद्रक है वह विकसित अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जिस कोशिका में केंद्रक अविकसित अवस्था में पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिस कोशिका में केंद्रक, देखो जिसकी वह कोशिका जिसके अंदर विकसित रूप में केंद्रक पाया जाता है, वो कहलाती है तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो मतलब इन शब्दों से नहीं डरना। ठीक है, मतलब तुम लोग घबरा जाते हो विज्ञान सुन के। अबे घबराना नहीं है, विज्ञान को तो जूते मारने हैं। मतलब विज्ञान को नहीं मानने, मतलब उसमें जो प्रश्न आएंगे ना, उनको बिल्कुल तेरे दब बिच तो और मैंने तुड़ी तार दे ऐसे करके मानना है, जो वो रहते हैं ना स्टेटस वगैरह, वैसे ही। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो मैंने पहले ही बताया था, उसी के बारे में अब आगे अपन जानकारी देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक रहता है, ये अविकसित होता है। डीएनए वृत्ताकार रूप में होता है इस प्रकार से और अविकसित होता है। आरएनए अविकसित होता है, क्रोमोसोम अविकसित होता है, जीन अविकसित होता है। तो ये चीजें मैंने बता दी। अच्छा, यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक विकसित होता है, डीएनए द्विकुंडलित रूप में विकसित होता है, मतलब एक प्रकार से विकसित ही होता है। ये डीएनए का संरचना है। ठीक है, बाद में बताऊंगा क्या है संरचना, क्योंकि आगे आएगा मैं बताऊंगा। आरएनए की भी बताऊंगा, एकल संरचना होती है, ये द्विकुंडलित होता है। आरएनए विकसित होता है यूकैरियोटिक में, क्रोमोसोम विकसित होता है और जीन क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, ये दिमाग में ये बात है, फिटा लो फिटा लो फिटा लो फिटा लो। अब देखो भाई, यू यानी कि तुम में तो भाई सभी चीजें विकसित हैं, और कोई प्रो है तो उसमें साले में अविकसित है। ठीक है, ये दिमाग में रख लो। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग? वो होते हैं तुम्हारे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको मैं ईआर शॉर्ट में बोल देता हूं, ईआर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S पाया जाता है। ये जो 70S है, 80S है, ये आगे मैं बताऊंगा कि ये S क्या है। इसमें S एक यूनिट होती है। ठीक है, 70S में पाया जाता है, अभी तुम ये मान लो। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, कन्फर्म है, ना बताऊं तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है,
और इसमें राइबोसोम 70S प्लस 80S दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 80S पे ज़्यादा जोर देना, ठीक है। 80S पाया जाता है और 70S भी पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक इन दोनों में क्या होता है, जो यूकेरियोटिक कोशिका रहती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में राइबोसोम पाया जाता है 70S, ठीक है। ये प्रकार हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें आवरण पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में आवरण नहीं पाया जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे अविकसित है, सब जगह आवश्यक है, अविकसित है, ठीक है, और इसमें विकसित है, लेकिन आवरण के बारे में प्रोकैरियोटिक में आवरण पाया जाएगा, भले ही सभी चीजें अविकसित हो, लेकिन यूकैरियोटिक में आवरण नहीं पाया जाएगा, भले ही डीएनए आरएनए क्रोमोसोम जो भी चीजें हैं वो विकसित हों, ठीक है। अब अगली बात ये है कि उदाहरण, पूरा मोनेरा जगत आता है प्रोकैरियोटिक में, केवल मोनेरा जगत, 5 जगत होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा जगत आता है तुम्हारा काय में, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और मोनेरा जगत में कौन कौन रहते हैं? जीवाणु, हरित, नील हरित शैवाल और पीपीएलयू, ठीक है। पीपीएलयू में तुम्हारा माइकोप्लाज्मा आ जाता है, जीवाणु में तुम्हारा आर्की जीवाणु आ जाते हैं, यू बैक्टीरिया आ जाते हैं, नील हरित शैवाल में तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और पीपीएलयू में तो माइकोप्लाज्मा आ ही जाते हैं। और ये तुम्हारे जो यूकैरियोटिक होते हैं इनके उदाहरण पता है क्या है? बाकी जितने भी सभी जगत होते हैं, कौन कौन? 5 जगत होते हैं। एक होता है मोनेरा, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, कवक, ठीक है। तो यहाँ पे पादप, ठीक है, पादप, इसके बाद जंतु, जंतु ही पादता है, ठीक है, पादप, प्रोटिस्टा और कवक, ये सभी तुम्हारे काय में आते हैं, तुम्हारे आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका इन्हीं में पाई जाती है, इन 4 जगतों में, ठीक है। एक मोनेरा में बस पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात करेंगे हम जीवाणु की, लेकिन उससे पहले पानी को पी लेते हैं यार। तो भाइयों, मतलब भाइयों और उनकी बहनों, जीवाणु जो है, जीवाणु यानी होता है बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु यानी क्या होता है? बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया का सबसे पहले नामकरण, बैक्टीरिया का नाम किन्होंने दिया? एहरेनबर्ग ने। इनको कोई काम नहीं था तो इन्होंने कहा मैं नाम दे देता हूँ। लेकिन भाई बैक्टीरिया की खोज की थी एबी ल्यूवेनहॉक ने, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है जब मैंने बताया था कि रिक्तिका की खोज किन्होंने की? एबी ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किन्होंने की? एबी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। इसलिए इन्हें बैक्टीरिया का पिता भी कहते हैं। बैक्टीरिया के लक्षण क्या होते हैं? यह एक कोश के जीव होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होता है, अभी वायरस नहीं, जीवाणु होता है, वह एक कोश के, वायरस होता है विषाणु, ठीक है, वायरस विषाणु। जो जीवाणु होता है वह एक कोश के जीव होता है। मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, मतलब मोनेरा जगत की जो कोशिका प्राणी रहते हैं उनकी कोशिकाओं में जीवाणु पाए जाते हैं, ये मान सकते हो, ठीक है। सर्वव्यापी होते हैं, बैक्टीरिया सभी जगह जिंदा रहते हैं, सर्वव्याप्त, सभी जगह व्याप्त रहती हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। बैक्टीरिया क्या में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैसिलस, दूसरा होता है कोकस, तीसरा होता है विब्रियो और चौथा होता है स्पाइरिलम, ठीक है, स्पाइरिलम। तो बैसिलस होता है जो, वह छड़ के आकार का होता है, छड़ तो तुमने देखी होगी। कोकस होता है वो गोल आकार का होता है, ठीक है। विब्रियो होता है वह कामा के आकार, देखो कि कामा बना है ना, कामा, ये होता है जो विब्रियो बैक्टीरियस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियस बोल दिया, जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है वह कामा के आकार का होता है। कैसा होता है? कामा के आकार का। यहाँ पे तो हिंदी का भी प्रयोग है। और जो चौथा प्रकार है वो है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम एक प्रकार से स्पाइरल के आकार का होता है। ये चीजें तुम्हें दिमाग में फिट बैठा लेनी है। अब देखो अपन आगे चलते हैं, और जो मैंने अभी बात की, जो 5 जगत होते हैं उनको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोशिका में जगत पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन देखो भाई जगत की बात आ गई है। जगत जाते किंगडम, 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 अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, किंगडम। 5 जगत, इनका वर्गीकरण। सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण के पिता जो थे वो थे कैरोलियस लिनियस। ये पादप और जंतु जगत यानी कि 2 जगत लेके आए थे, 2 किंगडम लेके आए थे। उसके बाद 3 किंगडम लेके आए, अर्नेस्ट हैकल। पादप जंतु तो था ही, ये मोनेरा की इनने खोज कर दी। तो तीसरा जगत कौन सा आ गया? मोनेरा। 4 जगत आए इसके बाद, कौन से? कॉपलैंड लेके आए थे, ठीक है। पादप जंतु मोनेरा तो थे ही, अब ये प्रोटिस्टा लेके आए, ठीक है, प्रोटिस्टा। इसके बाद आ गए 5 जगत। तो 5 जगत में देखो, पादप जंतु मोनेरा प्रोटिस्टा तो थे ही, 5 जगत आयरच बी टेकर जो थे वो कवक लेके भी आ गए। क्या लेके आ गए? कवक, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अभी आधुनिक समय में 5 जगत हैं। सबसे पहले जगतों की जो खोज थी यानी कि किंगडम की खोज थी। वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहलाते हैं कैरोलियस लिनियस, ठीक है। ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कोशिका।
कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार पादपों की कोशिका और जंतुओं की कोशिका। तो इनको हम अपन साथ में पढ़ेंगे। एक प्रकार से अभी ये मान लो कि पादपों में कोशिका का जो आकार होता है वह आयताकार होता है, इस प्रकार से। आयत तो देखा ही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई सुना ही होगा, इनका क्षेत्रफल वगैरह, ठीक है। और इसके बाद जंतु कोशिका, इसका आकार होता है वृत्ताकार, ये वृत्त ही बना है, समझ रहे हो। अब देखो, अब अपन ये कोशिका की संरचना भी समझ लो। अब देखो, मेरे चित्र पे नहीं जाना, अगर तुम लोग चित्र पे चले गए ना तो भगवान कसम पागल हो जाओगे, ठीक है। तुम ये मान लो ये कोशिका का चित्र है और इसमें ये बीच में है ये केंद्रक। देखो ऐसे से अपन लाइनों से तुम्हें समझा देते हैं। केंद्रक है, इसकी ऐसे ही जाएंगे तो केंद्रक कहाँ है, यहाँ है। क्रोमेटिन कहाँ है, इसी के अंदर देखो ये बना है ना, ये क्रोमेटिन है। इसके बाद केंद्रिका कहाँ है, ये केंद्रिका, ये केंद्रिका है, ठीक है। जूम करे क्या, जूम रहने दो। इसके बाद केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली कहाँ है, ये केंद्रक को ऊपर जो घेरे हुए है ना, ये केंद्रक झिल्ली है। इसके बाद राइबोसोम कहाँ है, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम है। लवक कहाँ है, ये जो है ना ये संरचना, ये लवक है, ये लवक है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये बाद में बताऊंगा। उसके बाद इसी केंद्रक के अंदर होता है, ये मान लो ये क्या है, ये जो है ये होते हैं तुम्हारे डीएनए आरएनए, देखो डीएनए आरएनए क्रोमोसोम और जीन, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो है ना, ये कुर्सी जैसा, ये है सेंट्रोसोम। ये जो तुम्हारे होता है ये लाइसोसोम होता है। इसको तुम्हारी क्या बोलते हैं, किसी का, अरे आरबीसी नहीं, कोशिका का कब्रिस्तान बोलते हैं, अभी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यार मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। लाइसोसोम को कुछ कहते हैं यार, अच्छा सा नाम है उसका, बढ़िया। देखो इसके बाद ये जो है ईआर लिखा है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है। इसके बाद ये जो है ये ढिबली ढिबली, ये है तुम्हारा माइट्रोकांडिया। ये तुम्हारे सड़े हुए गेंडे जैसे ये जो तुम्हारे ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। ये जो है ये रिक्तिकाएं हैं, दो रिक्तिकाएं मतलब बना दी, मतलब बहुत सारी हैं। अब देखो ये आखिरी, ये है गोल्गी बॉडी। अब देखो कोशिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूं, इसको दिमाग में रख लिया तो तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला, समझ रहे हो। कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका के अंदर होती है। कोशिका के अंदर ये जो है ना अंदर वाली परत, ये अंदर वाली जो परत है, लाल कलर में जो परत है, ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका भित्ति होती है, ये बाहर वाली परत, ये बाहर जो मैंने बताई है ना, ये जो कौन सा रंग है, बादली रंग है, बादली रंग में जो मैंने बनाई है ना, ये तुम्हारी कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका के बाहर होती है कोशिका भित्ति, कोशिका के अंदर होती है कोशिका झिल्ली। ये तुम्हारी कोशिका का चित्र है, बनाना चाहो तो बना लो। अबे तुम लिखाई मिखाई भी किया करो, तुम ऐसे बैठे बैठे केवल वीडियो बस देखने से कुछ नहीं होता। इसको यदि तुम लिख लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी बातें। अब देखो कोशिका भित्ति, सबसे पहले हम अंगों के बारे में अब इसके पढ़ रहे हैं, जितने भी इसके अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम इस अंग को, यानी कोशिका झिल्ली और भित्ति, इन दोनों अंगों को पढ़ रहे हैं और अपन डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे जंतु पादप दोनों में, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होती है, अब इसको थोड़ा अच्छा कर दें, हाँ, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या में पाई जाती है, पादप कोशिका में। इसका कार्य क्या होता है, पादप कोशिका के आकार एवं आकृति को निश्चित करती है। कोशिका झिल्ली भी सेम है ये, लेकिन जंतु कोशिका में पाई जाती है। कार्य यही रहेगा, क्या रहेगा, जंतु कोशिका के आकार एवं आकृति को निश्चित करती है। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका का दरबान है। तो ये प्रश्न बहुत बार आया, पादप कोशिका का दरबान कौन है, कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका का दरबान कौन है, कोशिका झिल्ली। कोई भी पदार्थ का अंदर या बाहर जाना निर्धारित करती है, कौन करती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली क्या करती है, ये भी कोई भी पदार्थ के अंदर और बाहर जाने का मतलब जाना है उसे निर्धारित करती है, इसलिए तो दरबान है। अबे दरबान कौन होता है, लकड़ी को चीरने वाली वस्तु का नाम क्या है, घन। लोग मुझे कहते हैं दरबारी नंबर 1, वही तो दरबान है जो कहता है दरबारी नंबर 1। अब देखो, अब ये इसको क्या करें, चलो इसको यहाँ, हाँ समझ में आएगा, आई थिंक कि दिख रहा होगा। इसके बाद पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। काय की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, या इसको कहते थे सेल्यूलोज की भी, ये मतलब सही है। यदि प्रश्न में ये भी आ जाए सेल्यूलोज, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज होता है यह सभी हरे पदार्थ में होता है, जैसे तुम भिंडी खाते हो, पालक खाते हो, जो भी हरा पदार्थ होता है उसमें सेल्यूलोज होता ही है, ठीक है। और जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये रहती है तरल मैजिक मॉडल की। काय की बनी होती है, तरल मैजिक मॉडल की। तरल मैजिक मॉडल है, जो तरल मैजिक मॉडल है, ये 1972 में 2 व्यक्ति लेके आए थे, सिगरसन और निकलसन। कौन लेके आए थे, सिगरसन और निकलसन। अब देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो इसका जो आकार रहता है वो इस प्रकार से सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, जो तरल मैजिक मॉडल है, क्योंकि इसकी ऊपरी परत है ये प्रोटीन की, यहाँ पे बीच की 2 परतें रहती है बसा की, क्या कि लिपिड यानी कि बसा की, ठीक है। ये 2 परतें बसा की और अंतिम परत रहती है ये प्रोटीन की।
तो इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, किसको? सिगरसन एवं निकलसन मॉडल को। अब देखो, कोशिका भित्ति रहती है, ये किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसकी 3 परतें होती हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, ठीक है। और 70S मैंने आपको बताया था, इसमें S का मतलब होता है सैंडबर्ग, जो मैंने आपको बताया था पहले 70S 80S, तो उसमें S का मतलब क्या होता है? सैंडबर्ग, ये यूनिट है सैंडबर्ग। अब देखो, कोशिका झिल्ली और भित्ति की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं राइबोसोम की। काय की बात करते हैं? राइबोसोम की। तो भाई अभी तीसरा गैल लगा हुआ था, अब चौथा गैल लगाते हैं। राइबोसोम है, यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो इस गाने को इसलिए भी गाया है क्योंकि जो राई है, देखो राई है, बुंदेलखंड में राई गाई जाती है, समझ रहे हो? राई नृत्य होता है, गाई नहीं जाती। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, राई है। तो राइबोसोम है, यह पादप और जंतु ये दोनों में पाई जाती है, ठीक है। पादप और जंतु ये दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में खोज की थी इसमें पैलेट ने की थी, किन्होंने की थी? पैलेट ने 1955 में। और पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन और ब्राउन, 2 व्यक्ति थे, रॉबिन्सन और ब्राउन, इन दोनों ने काय की खोज करी थी? राइबोसोम की, 1953 में। राइबोसोम के प्रकार देखो, मैंने बताया था राइबोसोम के प्रकार जो होते हैं 70S और 80S, जो मैंने बताया था, S मतलब सैंडबर्ग, ठीक है। तो राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो जो 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और राइबोसोम का जो प्रकार होता है 80S, ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 80S, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। राइबोसोम के काम की होते हैं, मतलब काम बताएं, काम इसके होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसीलिए इसकी जो चूंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रश्न आया है 335 बार। कौन सा प्रश्न है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, समझ रहे हो। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। तुम प्रोटीन खाते हो, उसका जो संश्लेषण है कौन करेगा? राइबोसोम करेगा, है? इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत आईएमपी चीज है, ये चीज नहीं है, ये कोशिका का अंग है, बहुत आईएमपी अंग है। तो यह जो है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तुम जंतु हो, मैं भी जंतु हूं, ठीक है। अपन में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, ठीक है। इसमें देखो एक झिल्ली ये है, एक झिल्ली ये है, तो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये जो है इसको कहते हैं लेमिनी। ये जो मैंने बनाया ना, ये कहलाता है थाइलेकाइड। और इसमें यहाँ पे ये जो बल्ब लिस रहे हैं ना, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल, या इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। देखो यहाँ पे ऑक्सीसोम, इसी के द्वारा एनर्जी बनती है। ऑक्सीसोम, ये इनके द्वारा, ये बल्ब यहाँ पे जलते हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बन रही है तो ऊर्जा, देखो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? बायोप्लास्ट। क्या नाम है? उपनाम बायोप्लास्ट। किन्होंने रखा था? कालीकर ने। कालीकर ने कहा माइटोकॉन्ड्रिया तो सब कह रहे हैं, मैं बायोप्लास्ट कह देता हूं, तो उन्होंने बायोप्लास्ट कह दिया। इसका नामकरण किन्होंने किया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई ऐसा अटपटा नाम रख सकते हैं, बेंड्रा, ठीक है। बेंड्रा ने अटपटा नाम रख दिया। खोज किन्होंने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो अल्टमैन ने। अब उल्टा ही उल्टा काम चल रहा है। बेंड्रा ने नाम दिया, ठीक है, अन्य नाम दिया बायोप्लास्ट ने, मतलब बायोप्लास्ट बताया कालीकर ने, और खोज की अल्टमैन ने, समझ रहे हो। और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो देखो ये क्या है? इसे कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस याद रख लेना भाई, भगवान कसम। ये प्रश्न ना ऐसा है कि एग्जाम में अधिकता रहता है। ये है ना तुम्हारा, जो मान लो कि बहुत मनहूस प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा बार आता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह कोशिका का श्वसन स्थल भी होता है। श्वसन स्थल मतलब इसी से सांस, ये बल्ब है ना, यही लेते हैं तो सांस लेते हैं, समझ रहे हो। तो देखो नोट, ऊर्जा का निर्माण क्रेब्स चक्र के माध्यम से, इन्हीं चक्रों को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, ठीक है। क्रेब्स चक्र के माध्यम से होता है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हमारे कोशिका के अगले भाग की, जो कि है लवक। तो लवक यानी कि लवक, और लवक को अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक है वह केवल काय में पाया जाता है? पादप कोशिका में। लवक की खोज किन्होंने की? अर्नेस्ट हैकल ने। किन्होंने की? अर्नेस्ट हैकल ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने की थी? अल्टमैन ने। लवक की खोज किन्होंने की? अर्नेस्ट हैकल ने। किन्होंने की? अर्नेस्ट
हैकल ने, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज किन्होंने की थी? तो राइबोसोम की दो अलग अलग में रहती है। राइबोसोम में पादप, मैंने बताया था पादप अलग है। पादप में खोज किन्होंने की थी? पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन दो व्यक्तियों ने की थी। और मैं बता दूं कि जंतु, तो जंतु कोशिका की खोज किन्होंने, मतलब जंतुओं में किन्होंने की थी राइबोसोम की खोज? तो उन्होंने की थी पैलेट ने। किन्होंने की थी? पैलेट ने। ऐसे लवक की खोज की अर्नेस्ट हैकल ने। लवक तीन प्रकार के होते हैं, बर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक। इनके नाम तुमने सुने होंगे, हरित लवक। ये एग्जाम में ऐसे दिखते हैं जैसे तुम्हें लगता है भाई है क्या ये हरित लवक, तो ऐसे ही समझ रहे हो। तो तीन लवक होते हैं, तीनों लवक को अपन पढ़ लेते हैं, जिससे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो क्यू है ना, क्यू यानी कि अंदर जो क्वेश्चन जग रहा है वो खत्म हो जाए। सबसे पहले है बर्डी लवक। पादप के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां वही बर्डी लवक होता है, वहां नहीं वही। तो जौन से भाग पर, जैसे कोई पौधा है, जैसे मैं यहाँ पे पेड़ बनाता हूँ, ठीक है, ये पेड़ बना दिया, ये पौधा है, तो यहाँ पे ये सूरज है, तो सूरज का जिस भाग पे प्रकाश पड़ेगा इसी भाग को कहते हैं बर्डी लवक, ठीक है, दिख रहा है। उदाहरण क्या है? पत्तियों पे प्रकाश पड़ता है, शाखा पे पड़ता है। मैं कहूँ जड़ पे पड़ता है, तो जड़ पे तो नहीं पड़ता है, तो जड़ जड़ क्या है? जड़ बर्डी लवक नहीं है। गाजर, जो गाजर है वह लाल क्यों होती है? चुकंदर है उसका रंग अलग से क्यों होता है? तो देखो, गाजर का रंग होता है लाल होता है, ये क्यों होता है? इसका पता है प्रमुख कारण क्या है? कैरोटीन, ठीक है। और चुकंदर का रंग प्रदान करता है विटामिन। देखो यहाँ पे रंग है और उसके कारक हैं, ये मैंने बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने अलग से ही पता नहीं क्या मेरे को लगा और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। तो मैं बता रहा था बर्डी लवक, जो बर्डी लवक होते हैं उसके उदाहरण है, कौन है? पत्ती है एक तो, और एक है शाखा। इन पे सूरज का प्रकाश पड़ता है। अब बर्डी मतलब बर्ड, पढ़ दे, बर्ड कभी कभी तुमने देखा होगा, तो बर्ड यानी होता है प्रकाश। तो देखो इसके बाद है आवर्डी। आवर्डी यानी कि सूर्य का प्रकाश जिन पर नहीं पड़ता है। पादप के जिस भाग पर, पादप यानी जानते हो पेड़ पौधे, ठीक है, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उसी को कहते हैं आवर्डी लवक। जैसे क्या है? जड़ है, तना है, ये आवर्डी लवक है। तो एक और यहाँ पे चीज दी गई है, कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वह जो अमाइलोप्लास्ट है उससे होता है। वसा का संश्लेषण होता है इलियोप्लास्ट से होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण होता है प्रोटीनोप्लास्ट से होता है। ये तीनों चीज भी तुम्हें दिमाग में रखनी है। अब आगे जो चीज है, आगे मतलब जो फैक्ट है वो मैं यहाँ पे फैक्ट है, ये तो तुम्हें दिमाग में रखनी है। हरित लवक है, हरित लवक की खोज की थी सिम्पर ने। तो देखो सिम्पर को याद रख लो, सिम्पर ने काय की खोज की? हरित लवक की। काय की खोज की? हरित लवक की। हरित लवक को कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं, ठीक है, इसका अन्य नाम है क्लोरोप्लास्ट। यह पादप कोशिका का किचन है। अब तुतला रहा हूं। पादप कोशिका का किचन कौन है? हरित लवक। किचन कौन है? पादप कोशिका का हरित लवक। पादप में श्वसन स्थल कहाँ होता है? ये हरित लवक ही श्वसन स्थल है, ठीक है। मुख्य श्वसन स्थल कौन होता है? पादप का पत्ती और स्टोमेटा। कौन होता है? पत्ती और स्टोमेटा। तो तीनों जो लवक वगैरह थे, बर्डी, आवर्डी, हरित लवक, इनकी मैंने बात कर ली। और एक बार तुम भी इसको देख लेना यार थोड़ा सा, क्योंकि ये डाउट वाला चैप्टर रहता है, चैप्टर नहीं टॉपिक रहती है। अब चलो अपन यहाँ पे आते हैं। जो हरित लवक की अपन ने बात की उसी का ये एक प्रकार से चित्र मान लो, वैसे ही रहता है जो मैंने आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पढ़ाया ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया वैसे ही रहता है उसी के समान, ठीक है। ये रहती है उसकी ग्रेनम, ठीक है, इसको ग्रेना भी कहते हैं। ये प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इनमें, ग्रेनम या ग्रेना में क्या होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश की, ठीक है। और ये जो रहते हैं ये तरल पदार्थ रहते हैं स्ट्रोमा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। ये तरल पदार्थ है, तरल पदार्थों में। ये जो है ये लेमिनी है, और ये कोशिका दोहरी कोशिका युक्त कोशिकांक है। एक कोशिका ये है, एक ये, मतलब इस चित्र को ज्यादा वैसे समझने की बात वो नहीं है, इतना भी देख लो तुम, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं लाइसोसोम की। अब लाइसोसोम है वो है तुम्हारी बहन का भैया। कौन है तुम्हारी बहन का भैया? मतलब हरित लवक के चाचा है लाइसोसोम, ये मान लो, ठीक है। तो देखो भाई, एक मिनट, देखो भाई लाइसोसोम है, इसकी खोज की थी डी डुबे ने, ठीक है। तो डी डुबे ने काय की खोज की थी? लाइसोसोम की। यह पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। पाई जाती? अबे लाइसोसोम तो मोड़ा है, पाई जाता है, ठीक है, पाया जाता है लिख देना। इस लाइसोसोम का निर्माण होता है गाल्गी काय में। अन्य नाम लाइसोसोम के क्या है? आत्महत्या की थैली में बोल रहा था ना, इसको कुछ कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिकीय व्यवधान के कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम के काम क्या होते हैं? तो इसका काम होता है कोशिकीय पदार्थों को, मतलब उनका परिवहन करना, कोशिकीय पदार्थों का परिवहन करना, ये लाइसोसोम का काम होता है।
लाइसोसोम खत्म। अब उसका चाचा का लड़का आ गया गाल्गी कोय। कौन आ गया? गाल्गी कोय। ये भी तुम्हारी कोशिका का भाग है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। है थोड़ा सा अनजूम कर दे, थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं। अबे अनजूम की जगह पूरा जूम नहीं हो रहा। अबे यार रुक जाओ। ठीक है भाई, जो भी है। अच्छा यही बस है दिक्कत है। गाल्गी काय। तो गाल्गी काय खोज की थी, इसकी खोज बिल्ली और उल्लू की तंत्रिका तंत्र में कैमिला गाल्गी ने की थी। किन्होंने की थी? कैमिला गाल्गी ने। ये भैया बिल्ली और उल्लू पाले थे तो उन्हीं की मतलब तंत्रिका तंत्र में इसकी खोज कर दी। समझ रहे हो? किन्होंने की? कैमिला गाल्गी ने। तो इसीलिए तो उसका नाम है गाल्गी कोय। तो इसको याद रखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गाल्गी ने गाल्गी कोय की खोज की। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन है? गाल्गी कोय। कौन है? गाल्गी कोय। इसमें लाइसोसोम का निर्माण होता है। मैंने पहले ही बताया लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? गाल्गी कोय से। इसमें कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण भी मतलब कैसे होता है? गाल्गी कोय से, ठीक है। कार्य क्या होता है गाल्गी कोय का? जो गाल्गी कोय है उसका कार्य होता है प्रोटीन तथा वसा के स्त्रवण का कार्य करना। मतलब प्रोटीन तथा वसा के स्त्रवण का कार्य कौन करता है? गाल्गी कोय करता है। अगला जो भाग है वो है सेंट्रोसोम। गाल्गी कोय के फूफा का लड़का सेंट्रोसोम। इसको तारक काय भी कभी कभी कह देते हैं और लिखा रहता है तारक काय। तो सेंट्रोसोम में इसकी खोज की थी किन्होंने? टी बोवेरी ने, ठीक है, टी बोवेरी या बोबरी। सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है? ये बना है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम की जो तारे के समान क्या होती है? संरचना। ये तारे के समान संरचना, ये तारा मान लो, ठीक है। चलो ले चले तुम्हें, सेंट्रोसोम कह रहा है किससे? तारों के शहर में। तो जो सेंट्रोसोम होता है उसके कार्य क्या होते हैं? कोशिका विभाजन के समय यह तुर्क तंतु का निर्माण करता है। ये क्या करता है सेंट्रोसोम? कोशिका विभाजन के समय ये तुर्क तंतु का निर्माण करता है। और ये जो तुर्क तंतु हैं, इन्हीं तुर्क तंतु से एस्ट्रल किरणें निकलती है। प्रश्न आया है एस्ट्रल किरणें कहाँ से निकलती हैं? वो निकलती है तुर्क तंतुओं से। तुर्क तंतु है वो कहाँ पे बनता है? सेंट्रोसोम में। कब बनता है? कोशिका विभाजन के बाद, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात हो गई तो उसकी अभी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रिक्तिका। और रिक्तिका को रसधानी भी कहते हैं, ठीक है, रिक्तिका या रसधानी। तो ये तुम्हारी सेंट्रोसोम की जीएफ है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है। तो सेंट्रोसोम यानी कि रिक्तिका, इसका अन्य नाम होता है टोनोप्लास्ट। यह पादप और जंतु, रिक्तिका है पादप जंतु दोनों में पाई जाती है। खाली जगह तो भाई दोनों में रहेगी ना, पादप की कोशिका हो या जंतु की कोशिका। रिक्तिका का जो नामकरण है वो किया था डुजार्डिन ने, ठीक है, डुजार्डिन थे, उन्होंने नामकरण किया। लेकिन भाई रिक्तिका की खोज की थी अपने एबी ल्यूवेनहॉक ने। इनका नाम बहुत आईएमपी है भाई, मतलब इनका नाम जिसने याद नहीं किया उसको वही घाटा लगेगा, ठीक है। उस पर मैं 5 रुपये का ऋण लगा दूंगा। रिक्तिका है पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार थोड़ा बड़ा रहता है और संख्या कम रहती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार जो रहता है वह छोटा रहता है और रिक्तिका की जो संख्या रहती है जंतु कोशिका में वह थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, मतलब संख्या थोड़ी अधिक रहती है। रिक्तिका के कार्य क्या कहते हैं? रिक्तिका कार्य क्या होते हैं? रिक्तिका को पादप कोशिका का उपन्न भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपन्न भंडार। अबे ये उपन्न भंडार नहीं लिखा, मैं उपन्न पढ़ रहा हूँ तो तुम भी उपन्न पढ़ रहे हो। कभी कभी क्या होता है अपनी राइटिंग अपने खुद को समझ में नहीं आती, इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं बकवास राइटिंग, समझ रहे हो। तो ये अन्न भंडार लिखा है। तो पादप कोशिका का अन्न भंडार किसे कहते हैं? रिक्तिका को, ठीक है। किसे कहते हैं? रिक्तिका को। रितिका नहीं लिख देना, अबे तुम रितिका लिख दो। रितिका नहीं है भाई, लड़कों को रितिका नाम से बड़ी वो रहती है। रितिका नहीं है, रिक्तिका है। अब है अंतःप्रदिव्य जालिका यानी कि ईआर। जो अंतःप्रदिव्य जालिका है इसकी खोज किन्होंने की? देखो खोज तो इन्हें खोजा था अल्बर्ट क्लेउट ने। रिक्तिका को खोजा था एबी ल्यूवेनहॉक ने और इसकी खोज की थी अल्बर्ट क्लेउट और किए पोर्टर ने या पोर्टर ने, ठीक है। 2 व्यक्ति थे, अल्बर्ट क्लेउट, किए पोर्टर या पोर्टर। इन दोनों ने अंतःप्रदिव्य जालिका की खोज कर दी। अंतःप्रदिव्य जालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका। खुरदरी कैसी होती है? जिनके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ हो वो खुरदरी रहेंगी और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका होता यानी कि नहीं पाया जाता वो वही चिकनी रहती हैं, समझ लो। अब देखो इसके बाद है तुम्हारा केंद्रक। तो रिक्तिका का चाचा का लड़का है केंद्रक। तो रिक्तिका की खोज मतलब केंद्रक है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। अबे मक्खी परेशान कर रही है, करने दो भाई। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का ब्रेन, मस्तिष्क, सब केंद्रक को कहते हैं क्योंकि यही कोशिका को कंट्रोल करता है। इसे कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं। तो ये चीज भी तुम्हें दिमाग में रखनी है। कोशिका का प्रबंधक किसे कहते हैं?
केंद्रक को कहते हैं। अच्छा, रिक्तिका को क्या कहते हैं? अन्न भंडार कहते हैं। रिक्तिका को क्या कहते हैं? अन्न भंडार कहते हैं। ठीक है। और मतलब ये मान लो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कैसे कहते हैं? गोल्गी कॉय को कहते हैं। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो तुम लोगों को जाना नहीं है, वरना तुम लोग चले जाओ। ये तुम्हारी देखो, ये है तुम्हारी रिक्तिका का चित्र, केंद्रक का चित्र बनाया है। ठीक है, ये केंद्रक है, उसी के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ये तुम्हारी केंद्रिका है, ये क्रोमेटिन की धागे हैं। ठीक है, और इसी में तुम्हारे पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन। तो ये चीज़ें तुम्हारी इसी में पाई जाती हैं। तो इन सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं, जो केंद्रक द्रव्य, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक धागे नुमा संरचना होती है, ऐसी रहती है। ठीक है, क्रोमेटिन छोटे मोटे दोई मिला के रहते हैं। ठीक है, इनका आकार रहता है छोटा मोटा दोई। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है। तो क्या क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है? हाँ। चलो भाई, इसके बाद हम बात करेंगे सेल डिवीजन। अभी देखो, हमने कोशिका के जितने भी अंग थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब अपन कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो 1855 में मैंने बताया था, दो व्यक्ति थे, स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन उस सिद्धांत को ये तो किसी ने बताया नहीं कि कोशिका निर्माण कैसे होता है, मरती कैसे है। तो ये बताया था रूडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या कहा, एक पुरातन कोशिका से एक नव कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन को अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूडोल्फ विर्चो। यही थे, इन्होंने ही अनुभव किया कोशिका के विभाजन को, कि विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के कई प्रकार होते हैं, समझ लो कौन कौन से। एनसीईआरटी के अनुसार 2 प्रकार होते हैं, इसलिए अपन को 2 ही पढ़ने हैं। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन सामान्यतः कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। मुख्यतः भी 2 ही होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, समसूत्री विभाजन की खोज किन्होंने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज किन्होंने की? फार्मर मुर्रे ने। ठीक है, अब देखो, इन तीनों को पढ़ लेते हैं थोड़ा अपन देखो, समसूत्री और अर्धसूत्री को तो पूरा पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा अपन असूत्री को भी पढ़ लेते हैं। भले ही इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो भाई। अबे पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है। यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? असूत्री विभाजन। तो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि एक कोशिकीय जीव कुल मिला के 10-20 है। ठीक है, मतलब बहुत कम है। उनमें कौन सा विभाजन होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो तुम वहां पे लगाया ना कौन सा? असूत्री कोशिका विभाजन। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ठीक है, और तुम्हारा वायरस, जीवाणु, यही तो तुम्हारे एक कोशिकीय जीव हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन रहता है, यह कायिक कोशिकाओं में होता है और यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। और ये जो अर्धकोशिका मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। ये काय में होता है? जनन कोशिका में। अब जनन मनन ये तुम लोग जानते हो। ठीक है, ज्यादा बदमाश ना बनो। अब बात करते हैं, देखो, असूत्री का खेल खत्म। यहाँ पे असूत्री का खेल खत्म। अब अपन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में। तो समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसमें 5 चरण होते हैं। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज, 5वां होता है टीलोफेज। 5 फेज होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फेज होता है, मतलब जिस फेज में सबसे ज्यादा समय लगता है, फेज मतलब चरण। ठीक है, तो वो चरण रहता है कौन सा? प्रोफेज, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। और एक रहता है एनाफेज, इसमें सबसे कम समय लगता है। ठीक है, ऐसे ही अर्धसूत्री में क्या होता है? अर्धसूत्री में 2 चरण होते हैं। उन 2 चरणों में भी 4-4, 5-5 चरण होते हैं। तो इसमें तो केवल 5 ही चरण होंगे, लेकिन अर्धसूत्री में 2 चरण, उससे 1-2। अब इनमें भी 4-5 चरण होंगे, तो उनको भी समझ लो। देखो, अर्धसूत्री में 2 चरण होते हैं। एक होता है मायोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मायोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस भी बोल दो, जिसको जो बोलना है बोल दे। तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये 5 चरण होते हैं। प्रोफेज सबसे बड़ा चरण होता है मायोसिस का, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनोसिस। ठीक है, ये 5 चरण होते हैं। और जो तुम्हारा मायोसिस सेकेंड होता है, इसमें भी 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, अब इनमें देखो परिणाम कैसे रहते हैं। परिणाम मैं आप लोगों को बता दूं। समसूत्री कोशिका विभाजन में परिणाम क्या आते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, एक सोमेटिक सेल है
ठीक है, सोमेटिक सेल, जिसमें 46 से एक प्रकार से सेल होती हैं सोमेटिक, ठीक है। तो इसमें 46 जो रहती हैं उसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल यानी कि 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, 46 इस तरफ आ गई, 46 इस तरफ आ गई, यानी कि 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है काय में, समसूत्री कोशिका विभाजन में। इसमें न्यूनकारी विभाजन नहीं होता है। न्यूनकारी विभाजन काय में नहीं होता है, समसूत्री में न्यूनकारी विभाजन नहीं होता है। अब आते हैं अर्धसूत्री में, और तुम हम सब पता है अर्धसूत्री से बनी है, ठीक है। अब देखो परिणाम इसमें क्या होता है, इसमें 2 परिणाम बनते हैं। एक तो मायोसिस का, क्योंकि 2 चरण होते हैं, दो ही परिणाम बनेंगे, और एक रहता है मायोसिस सेकेंड, ठीक है, मायोसिस सेकेंड। जैसे इसमें 46 लिखा है, ठीक है, 46 है, तो 23-23 के ग्रुप में बढ़ जाता है। इसमें भी 46 है, 23-23 के ग्रुप में बढ़ जाता है। तो एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिका प्राप्त होती है। जैसे एक जनन कोशिका है, उससे यहाँ पे 2 आ गई, और 2 से फिर यहाँ पे 1 2 3 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। तो ये बात तुम्हें XY Z ये तुमने पढ़ा होगा, तो उनको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं तुम्हारे लिए वो बताऊंगा क्या बोलते हैं। मुझे आ रहा है रोना, क्योंकि इसके बाद एक ही पेज की मतलब वो रह गई है, मतलब ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, अब 10 मिनट की और क्लास रह गई, आखिरी क्लास। इसके बाद हम जीव द्रव्य की बात करेंगे, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जीव द्रव्य पता है होता क्या है, ये जो केंद्रक द्रव्य है, ठीक है, और ये कोशिका द्रव्य है, इन दोनों के योग से ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। देखो जीव द्रव्य की खोज किन्होंने की, पुरकिंजी ने। किन्होंने की, पुरकिंजी ने। देखो क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों से ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, हक्सले ने एक बात की थी, जीव द्रव्य कोशिका के जीवन का आधार है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जीव द्रव्य कोशिका के जीवन का आधार है, ये वाक्य किसने कहा, तो ये कहा था हक्सले ने। किसने कहा था, हक्सले ने। अब देखो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तुम्हारे सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जीव द्रव्य में 19% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे जल, गैस, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी तुम्हारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये 81% होते हैं, और ये सभी तुम्हारे कार्बनिक अकार्बनिक ये तुम्हारे जीव द्रव्य में पाए जाती हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की। और क्रोमोसोम देखो इसकी खोज की थी बाल्डियर ने। किन्होंने खोज की थी, बाल्डियर ने। कार्य क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक गुणों को ले जाना। ये तुम्हारा मतलब जो भी अपने अनुवांशिक गुण रहते हैं, ये क्रोमोटीम जो रहते हैं, मतलब जो गुणसूत्र रहते हैं, यही तुम्हारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण रहते हैं वो ले जाती हैं। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े, मतलब 23 गुणा 2 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े रहते हैं, तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। बंदर में 42 होते हैं, 21 गुणा 2। चिंपैंजी में 24 जोड़े होते हैं, 24 दूनी 48 मान सकते हैं। और गुणसूत्र की इकाई होती है, वो होती है जीन। जीन की खोज किन्होंने की, जीन की खोज की थी जोहानसन ने। और जीन थ्योरी किन्होंने दी थी, TH मॉर्गन ने। जीन की खोज की थी जोहानसन ने, और जीन थ्योरी दी थी TH मॉर्गन ने। देखो यहाँ पे एक चीज और दिमाग में रखना, ये तुम्हारा ये जो है ना, ये क्रोमोसोम की मतलब गुणसूत्र का एक संरचना है, ठीक है। तो ये इसमें देखो ये जो रहते हैं ये DNA RNA रहते हैं। ये ऊपर जो परत है ये टेलोमियर है, इसे ऊपरी हिस्सा कहते हैं। ये जो बीच में है इसको सेंटोमियर कहते हैं। ये जो बाहरी जो एक परत दी गई है लाल कलर से, ये सुरक्षा प्रदान करने वाली एक परत होती है, जिसे पेल्लिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्लिकल कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम में एक विकृति पैदा हो जाती है। ये जो बाहर ये निकल आई ना, इसे ही सैटेलाइट एरिया ही से कहा जाता है, जो क्रोमोसोम की विकृति होती है। इसे और विकृति हो जाए तो इसे कहते हैं द्वितीय संकुचित स्थान, और हो जाए तो तृतीय संकुचित स्थान। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम का ये संरचना मैंने आपको दिखा दी है। अब बात करते हैं अपन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA की। और ये दोनों IMP है, DNA और RNA। और इसके बाद आपकी क्लास होती है समाप्त। तो पहले DNA को पढ़ लेते हैं। DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या है, और बहुत से लोग क्या है पढ़ते हैं नहीं, तो सालों पे बनता नहीं है। लेकिन तुम्हें पढ़ना है, तुम पता है तुम होशियार बंदे हो, तो तुम्हें तो पढ़ना ही होगा। तो DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। DNA की खोज किन्होंने की, सैन वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। सैन वाटसन नहीं है, वाटसन और क्रिक ने। सैन वाटसन तो क्रिकेट खिलाड़ी है ना। DNA में 4 नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। 4 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। और DNA की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। RNA की संरचना एकल होती है, तो इसमें केवल एक रहेगा, तो RNA ये DNA की संरचना है।
देखो 4 नाइट्रोजन एसिड क्या होते हैं, मतलब एसिड नहीं, अम्ल होता है एसिड, तो बेस क्या होते हैं देखो, एडेनिन, थायनिन, ग्वानिन और साइटोनिन। एडेनिन और थायनिन ये दोनों जब डबल से, मतलब ये दोनों डबल हाइड्रोजन से बंध बनाते हैं, तो एडेनिन और थायनिन, ए मैंने डबल बॉन्ड बनाया टी, और ऐसे ग्वानिन और साइटोनिन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा डीएनए की संरचना होती है, और इसमें इन दोनों की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, और ये चीज़ें तुम देख लेना इसको। डीएनए होता है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है, ये दिया था वाटसन और क्रिक ने, और इसलिए डीएनए की खोज भी इन्हीं को, मतलब खोज का श्रेय भी इन्हीं दोनों को जाता है। 1953 में इन्होंने की थी, मतलब डीएनए की खोज की थी, और इसी के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब देखो डीएनए और आरएनए की अपन एक प्रकार से अंतर पढ़ लेते हैं, तो उसी में आरएनए हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे देखो अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा और रुक जाओ भाई, मुझे पता है तुम लोगों को बड़ी जल्दी हो रही है, अभी रुक जाओ थोड़ी। डीएनए की खोज की वाटसन और क्रिक ने, और आरएनए की खोज की वाटसन ने तो की, लेकिन क्रिक ने नहीं की, आर्थर बर्ग ने। किन्होंने? आर्थर बर्ग ने। इसमें डीएनए होता है, इसमें नाइट्रोजिनस क्षार होता है, ठीक है, जिसमें रहता है एडेनिन और थायनिन रहता है, ये डबल बंड के साथ, मतलब डबल हाइड्रोजन बंड बनाते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ट्रिपल बंड बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। और आरएनए क्या होता है, इसमें केवल एडेनिन और यू रहता है, ठीक है, यूरोसिल रहता है, यू यानी कि यूरोसिल। और यहाँ पे रहता है जी और सी, जी सी मैंने बताया, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसमें थायनिन के स्थान पर यूरोसिल होता है, बाकी सेम रहता है। और डीएनए रहता है, इसमें द्विकुंडलित मॉडल बनता है, और इसके कोई प्रकार नहीं होते। आरएनए रहता है, इसमें कोई मॉडल नहीं बनता, ठीक है, और इसके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कौन कौन से? एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, और एक होता है rRNA। एक होता है M मतलब मैसेंजर आरएनए, एक होता है T यानी ट्रांसफर आरएनए, और R मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। देखो भाई, दावा तो मैंने बहुत वो किया था, बहुत ही भारी भारी दावा था, लेकिन 50 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा सेल है ना, पूरा सेल पढ़ा दिया है। आप ये मान लो कि इस सेल से बाहर प्रश्न आना लगभग नामुमकिन होता है। अब वो पीएचडी वाले प्रश्न नहीं, तुम कह दो मैं पीएचडी कर रहा हूँ भाई विज्ञान से, तो उससे मैं तो भाई इससे बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बाल की खाल निकालते हैं। फिर भी आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें करना है कर देना, ठीक है। मिलेगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।